अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। लाइसो मीन्स ब्रेकिंग एंड सोमा फॉर बॉडी। ये ब्रेकिंग भी कहते हैं, इसको सप्लिटिंग भी कहते हैं। इन ऐसी बॉडी जो ब्रेकिंग में इन्वॉल्व है, जो ब्रेक डाउन करने वाली है, या जो सप्लिटिंग करती है, जो ब्रेक करेगी, चीजों को तोड़े फोड़ेगी, उस बॉडी को लाइसोसोम कहेंगे। अच्छा, ये भी लाइसोसोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा एक ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जो सेल्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करता है, डिफरेंट मटेरियल्स को तोड़ता है। देन आ जाता है हमारे पास इसकी डिस्कवरी इसको डिस्कवर किया था क्रिस्टियन डीडोव ने 1949 के अंदर। और क्रिस्टियन डीडोव ने इसको स्टडी किया जब वो लिवर के डिफरेंट सेल्स को स्टडी कर रहा था फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उस दौरान इसने इसको डिस्कवर किया। और डिस्कवरी कैसे कि जब साइंटिफिकेशन कर रहा था ये सेल्स की, तो साइंटिफिकेशन के दौरान जो टूटे हुए सेल थे उनसे रिलीज हुए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम लाइक एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम। और ये एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम चूंकि साइंटिफिकेशन के दौरान रिलीज हुए, तो इससे उसने ये एज्यूम किया कि ये कोई ऐसी बॉडी है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में एसिड फॉस्फेटेजेस जो है ये मौजूद नहीं होते साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। इट मीन्स के सेल में ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं। और ये इनक्लोज रहते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जब सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी की जाती है, सेल से कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, उस वक्त में इनसे ये रिलीज हुए थे एसिड फॉस्फेटेजेस। तो इस तरह से ये लाइसोसोम की उसने डिस्कवरी की। अब लाइसोसोम होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट एनिमल दोनों तरह के सेल आते हैं। तो मेनली ये उसने जो डिस्कवरी की है ये लिवर सेल जो है ना उनके अंदर। तो एनिमल्स के अंदर ये स्पेशली उन सेल के अंदर मोस्टली अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ज्यादा तादाद में होते हैं। वो वाले सेल जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, जो बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, उन सेल्स में स्पेशली हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल जो है, इनके अंदर इनकी एक बड़ी मिकदार पाई जाती है। चूंकि व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर डालते हैं टॉक्सिन्स को, जहरीले मवाद जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस एटसेट्रा। तो व्हाइट ब्लड सेल ने चूंकि डाइजेस्ट करना है इन तमाम मटेरियल्स को जो हार्मफुल हो सकते हैं सेल के लिए, इस वजह से इनके अंदर एक व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एक बड़ी मिकदार पाई जाती है लाइसोसोमल एंजाइम्स की और लाइसोसोम्स की। प्लांट्स और फंजाई के अंदर हाउएवर इसमें लाइसोसोम की सूरत में नहीं होते, बल्कि ये हाइड्रोलिटिक कुछ वैक्यूल्स की सूरत में पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये इसकी अक्रेंस है। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो लेते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसकी इनर अगर साइड पे देखें तो जो सिंगल इसकी मेम्ब्रेन होगी, अगर हम इसको एक लाइसोसोम के तौर पर कंसिडर करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और अंदर इसके जो एंजाइम भरे हुए हैं वो डिफरेंट काइंड के तकरीबन 40 टाइप के हाइड्रोलिटिक इसके अंदर एंजाइम होते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है हाइड्रोलाइसिस करने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। और इसके जो एंजाइम हैं वो कवर्ड होते हैं, इस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होते हैं। सो जब तक कि मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहेंगे, ये बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्टेड रखेंगे। इवन अगर इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होकर जो कंटेंट है इसका वो बाहर आ जाए, तब भी इसके हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है वो डैमेज नहीं कर सकते सेल को
और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको, क्योंकि साइटोसोल का जो इन्वायरमेंट होता है वो और तरह का है, जबकि इसको जो इन्वायरमेंट जो ना वो चाहिए है, वो चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट। यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं इन्होंने वर्किंग करनी है किस पीएच के ऊपर, एसिडिक पीएच, तकरीबन 4.8 पीएच के अंदर जो है काम करेंगे। कौन? हाइड्रोलिटिक एंजाइम या लाइसोसोमल एंजाइम। जबकि आम हालात में जो सेल का इन्वायरमेंट है, जो साइटोसोल यानी सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसकी जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। अब यहाँ पीएच न्यूट्रल है, जबकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम के काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है? एसिडिक इन्वायरमेंट है। सो 4.8 पीएच इसमें होगी, जबकि साइटोसोल की न्यूट्रल पीएच का मतलब है नियरली 7 इसमें पीएच जो है वो होगी। तो इवन इफ हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है वो रिलीज भी हो जाए, साइटोसोल के अंदर वो चले भी जाएं, तो तब भी वो क्या हो जाएंगे? नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, नॉन वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। वर्किंग के लिए उनको सूटेबल इन्वायरमेंट भी नहीं मिलेगा। सो ये डेंजरस नहीं होंगे, ये खतरनाक नहीं होंगे, इवन ये अपने ही सेल के कंटेंट के जो हैं उनके साथ एक्सपोज होता है। हाँ, तब ये कोई भी जो को सेल का कंटेंट है, कोई भी ऐसी चीज है जो सेल के लिए नुकसानदेह है, सेल की जरूरत से जायद है, उसको अगर उठाकर ये अपने साथ जोड़ ले, यानी ये साइटोसोल में रिलीज ना हो, बल्कि किसी भी ऐसी चीज को जो हार्मफुल है वो उसको अगर यहाँ पे ले आए, तो चूंकि अब इस कंपार्टमेंट के अंदर जो पीएच है वो 4.8 है, वो इसकी रिक्वायर्ड है, इसकी ऑप्टिमम पीएच है, वही इसको मिल जाएगी। अब इस एंजाइम जो है आने वाले, चाहे ये आने वाला टॉक्सिन हो, चाहे ये कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, और स्पेशली वो सेल जो फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, जो इनगल्फ करते हैं डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को, फूड वैक्यूल हो सकता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन हो सकता है, तो जिसको भी ये उठाकर लाएंगे, यानी जो जिस भी चीज के साथ ही अपने इंसान को एक्सपोज करेंगे, तो बनने वाली जो नई बॉडी होगी जो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती है, इसमें ने क्या करना है? इस तमाम कंटेंट को डाइजेस्ट कर डालना है। इसके बाद हमारे पास जो है हम आ जाती है इसी स्ट्रक्चर। अब फॉर्मेशन इसकी कहाँ पे हो रही है? इसकी फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी रफ एंडोप्लाज्मिक, यानी जो इसके अंदर एंजाइम मौजूद हैं, जो हमने कहा कि तकरीबन 40 काइंड के जो है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो सारे बन कहाँ पे रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे हैं। बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और इन वेसिकल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल भी कहा जाता है, और इनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं और गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी की फॉर्मेशन कर देती हैं, या स्टैक्स भी नेम कहते हैं। तो सिस्टर्नी या स्टैक्स जो है ना वो इस तरह से बनते चले जाएंगे, और जो भी कंटेंट ट्रांसपोर्ट वेसिकल उठाकर लाया था उसको उठा के ला के यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाएगी, फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, और ये प्राइमरी लाइसोसोम की शक्ल में यहाँ से रिलीज होते हैं इसके ट्रांसफेज से, गोल्जी अपरेटस से ट्रांसफेज से ये प्राइमरी लाइसोसोम रिलीज हो जाएंगे। अब प्राइमरी लाइसोसोम के यहाँ पे जो मेन काम होगा वो क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, या कोई इवन टॉक्सिन है, तो जो सेल के अंदर आया है, सेल की मेम्ब्रेन जो होगी इसमें ये इसमें फैगोसाइटोसिस के जरिए से इनगल्फ इसको कर लिया गया है। फैगोसाइटोसिस हो गई, फैगोसाइटिक सेल जो है इनके अंदर ये फूड वैक्यूल की सूरत में जो भी फॉरेन पार्टिकल था एंटर हो गया। सो अब ये फूड वैक्यूल फ्यूज होगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ और क्या बना देगा? सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, अगर ये फैगोसाइटोसिस होने के बाद जो कंपोनेंट थे या फूड वैक्यूल थे उसके साथ फ्यूज हुए, तो इसको फैगोसोम कहेंगे। फैगोसोम का काम क्या होगा? आगे डाइजेशन करना। सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है, या आप कह लें सेकेंड इसी मेन जो टाइप होगी, प्राइमरी लाइसोसोम हमेशा सिर्फ फूड वैक्यूल के साथ ही फ्यूज नहीं होता,
सम टाइम ये ऑटोफेगी के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब सेल के अपने ही टूटे फूटे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ओल्ड जो कंपोनेंट हैं, उन ओल्ड कंपोनेंट को इसने अपने साथ क्या करना है। तो ये ऑटोफेगी का जो फिनोमेना है, इसमें सेल अपने ही कंपोनेंट को, अपने ही टूटे फूटे माइटोकॉन्ड्रिया या गैर जरूरी जितने भी इसके पास मटेरियल पड़े होंगे, उन सब को फ्यूज करेगा प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और इसके नतीजे में जो बॉडी की फॉर्मेशन होगी, इसको ऑटोफेगोसोम कहेंगे। यानी ये सेकेंडरी बेसिकली लाइसोसोम है, चाहे फेगोसोम हो चाहे ऑटोफेगोसोम हो। फेगोसोम का मतलब होगा फूड वैक्यूल के साथ फ्यूजन करके इसने जो है ना वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया है, और ऑटोफेगोसोम का मतलब है कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम किस तरह से बना है, अपने ही जो कंपोनेंट है, ऑटो का मतलब यहाँ पे है सेल्फ, और फेगी जो है सॉरी फेगी और फेगस इसमें ईटिंग के लिए होता है, और सोम जो है ऐसी बॉडी जो अपने ही कंपोनेंट को खा रही है, जो अपने ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर रही है। सो अब चाहे ये सेकेंडरी लाइसोसोम फेगोसोम बना हो फूड वैक्यूल के साथ, चाहे ये बना हो ऑटोफेगोसोम यानी अपने सेल के कंटेंट को उठाकर, तो इन दोनों सूरतों में इसने क्या करना है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम चूंकि अब अपनी प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर है, 4.8 पीएच के ऊपर है, सो ये फंक्शनल है, ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जो आने वाले कंपोनेंट है उन सबको तोड़ डालेंगे। तो नियरली तमाम इकसाम के जो कंपोनेंट, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल जितने भी होते हैं, उनको तोड़ने के लिए स्पेशलाइज एंजाइम इन लाइसोसोम्स के अंदर पड़े होते हैं। कंपोजिशन हम लेंगे इसकी, तो 40 टाइप के हाइड्रोलेटिक, नियरली 40 टाइप के हाइड्रोलेटिक एंजाइम यानी ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो है मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल को तोड़ने, तकरीबन हर इकसाम के मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ने की इसमें सलाहियत होती है। अब सिंथेसिस इसकी कहाँ पे है, यानी लाइसोसोम को बनाया कहाँ पे जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मौजूद जो राइबोसोम्स हैं, वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। ये पड़े इसमें जो है ना वो राइबोसोम्स जो इसे सिंथेसिस कर रहे हैं। आर ने इनको बनाया, बनाने के बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के लिए गोल्जी अपरेटस के पास भेजा जाता है इनको, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में गोल्जी वेसिकल के पास आ गए। गोल्जी वेसिकल ने इसको क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। इसी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ से ये बड ऑफ होते हैं, निकलते हैं एज गोल्जी वेसिकल। ये गोल्जी वेसिकल्स आ गई, जैसे ही मेच्योर होती हैं गोल्जी वेसिकल, ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन जो है ना वो हो जाती है। अब प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में फर्क क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम होते हैं, नए बनने वाले लाइसोसोम जो गोल्जी वेसिकल की शक्ल में गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम, जब लाइसोसोम फ्यूज हो जाएंगे, बनने वाले न्यू वाले जो लाइसोसोम हैं जिन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं, जब ये फ्यूज होते हैं विद मटेरियल कंटेनिंग वेसिकल। अब ये मटेरियल कंटेनिंग वेसिकल यहाँ पे फूड वैक्यूल भी हो सकता है, या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी साथ में, जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसे कंटेंट भी साथ में, और इसी तरह यहाँ पे ये फूड वैक्यूल भी साथ ही आ गए, और साथ ही जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी आ गए। तो ये सारी चीजें फ्यूज होकर क्या बना देंगी, सेकेंडरी लाइसोसोम बना देंगी। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसी वेसिकल है जिनके अंदर डाइजेस्ट करने वाला मटेरियल भी मौजूद है, और प्राइमरी लाइसोसोम भी इसके साथ फ्यूज हो चुका है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और ये फेगोसोम और ऑटोफेगोसोम ये दोनों जो है इनकी नेचर सेकेंडरी लाइसोसोम की है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, सबसे पहले इसका फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये इन्वॉल्व है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन होती है। सो सेल क्या करता है, जो भी फूड कंपोनेंट या कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है जो सेल के अंदर फैगोसाइटोज हुआ है, सेल उसको वैक्यूल की सूरत में लेकर आया है, उसको डाइजेस्ट किसने करना है, लाइसोसोम ने करना है। लाइसोसोम स्पेशली यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होते हैं, और अपने अंदर रखे हुए तमाम जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को क्या करेंगे, पोर कर देंगे, और साथ ही ये जो बॉडी है जिसके अंदर फूड कंपोनेंट जो है ना वो पड़ा हुआ है, ये मिलकर एक फैगोसोम की
फॉर्मेशन जो है ना वो करेंगे। सो फैगोसोम में एंजाइम भी आ गए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, और साथ ही वो बॉडी आ गई जिसको मतलब फॉरेन पार्टिकल कह लीजिए इसके अंदर मौजूद है, या फूड का कंपोनेंट जो है ना मौजूद है। तो इसकी ब्रेक डाउन होगी, और ये ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल की हो सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट था तो इसकी ब्रेक डाउन की जाएगी, फैट्स होंगी उसकी ब्रेक डाउन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन्स और अदर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, डीएनए आरएनए भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 40 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब ये जो तमाम कंटेंट, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट था, फैट थी, कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड थे, प्रोटीन थे, इन सब की जब ब्रेक डाउन हो चुकी है तो सिंपल जो सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन सिंपल सब्सटेंसेस को भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म इनको रीयूज करता है नए कंटेंट बनाने के लिए, नए सेल के जो कंपोनेंट हैं उनको बनाने के लिए इन तमाम सिंपल सब्सटेंसेस को यूज कर लिया जाता है। सेकेंड इसका फंक्शन होता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, ऑटो फॉर सेल्फ, फेगी जो है ईटिंग को कहेंगे। ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। इसमें सेल क्या करेगा, अपने ही अनवांटेड सब्सटेंसेस को, अपने ही अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होंगे उनको डाइजेस्ट कर डालता है, उनको खा लेता है। इसमें हम मिसाल ले सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट सेल का कोई ऑर्गेनेली है, पुराना हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, टूट फूट चुका है और उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो उसको इस तरह से जो है ऑटोफेगी की प्रोसेस से लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवाया जाएगा और उसकी डाइजेशन कर ली जाएगी। अब इसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस, और स्पेशली उन तमाम ऑर्गेनेलिस को जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जब सेल को ज़रूरत होती है वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किस तरह से कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, डबल कर लेगा, ट्रिपल, जितनी ज़रूरत होगी उतनी बढ़ा लेता है। अब जब वो ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब सेल को मज़ीद इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। सेल को रीन्यू करना है, सेल को नया बनाना है, सेल के जो सारे वो बेकार पड़े हुए मटेरियल हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए इस काट कबाड़ को ऑटोफेगी की जाती है, जिसमें अपने ही कंपोनेंट को लाइसोसोम के साथ मिला के उससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है। थर्ड इसका फंक्शन है ऑटोलाइसिस। अच्छा, एक है ऑटोफेगी, अपने ही कंपोनेंट को खा लेना, जबकि ऑटोलाइसिस जो है अपने कंपोनेंट यानी बॉडी अपने कंपोनेंट को, अपने पूरे सेल को क्या करती है, तोड़ डालती है। तो ये सुसाइड ऑफ सेल इसको कह सकते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कह सकते हैं, एपोप्टोसिस भी इसको कहा जाता है। इसमें लाइसोसोम्स क्या करेंगे, रिलीज करते हैं अपने कंटेंट को इनटू सेल, और पूरा जो सेल होगा, यानी सेल के अंदर लाइसोसोम है यूँ, तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम ने क्या करना है, अपने कंटेंट को रिलीज कर देना है, कंटेंट को रिलीज करना है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, ये सारे जो सेलुलर कंटेंट होंगे उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ये सेल क्या बन जाता है, एक सुसाइडल बैग बन गया, ये खुदकुश बम्बार के तौर पे अपने ही कंटेंट को सबको क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। सो इस तरह से होल सेल की एलिमिनेशन करनी हो तो ऑटोलाइसिस की जाएगी। सिलेक्टिव सेल डेथ हो, मतलब मखसूस किस्म के जो सेल हैं उनको किल करना हो, उनको मारना हो, तो वो सेल डेथ जो है ऑटोलाइसिस की मदद से की जाएगी। मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो फॉर्म चेंज होती है, इसमें फिश फ्रॉग को जन्म लेंगे यानी टैडपोल को, तो जब फ्रॉग डेवलप हो रहा होता है तो लार्वल स्टेज के ऊपर उसमें वो मछली नुमा उसकी शक्ल होती है कि लंबी जो है उसमें दुम जो है ना वो पाई जाती है, तो ये दुम सारी उसकी डिसअपेयर हो जाती है डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद। क्यों? क्योंकि इस सारी जो है ना वो कंपोनेंट को मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो लाइसोसोम होते हैं वो ऑटोलाइसिस कर देते हैं, इसी ब्रेक डाउन जो है ना वो कर देते हैं। इसी तरह जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो ब्रेन के बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी भी डेथ होती है, तो वो ब्रेन के सेल डेथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो भी कैसे करवाई जाती है,
विद द हेल्प ऑफ ऑटोलाइसिस, जिसमें लाइसोसोम रिलीज करता है अपने कंटेंट को और पूरे सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर डालेगा। लास्ट फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पे होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। अब यहाँ पे जो एंजाइम होंगे लाइसोसोम के अंदर, जो एंजाइम होंगे उनको सेल के बाहर भेजा जाना है। ये इसके एंजाइम है, ये फ्यूज होता है किसी साथ मेम्ब्रेन के साथ, और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे रिलीज कर दिए और सेल के बाहर कोई चीज जिसको तोड़ना फोड़ना है उसको एक्सोसाइटोसिस की मदद से एंजाइम बाहर भेजे जाएंगे। और इससे होता क्या है, जनरली जो कार्टिलेज को रिप्लेस करके उसी जगह बोन के सेल बनाने हैं, तो कार्टिलेज के सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की मदद से डाइजेस्ट किया जाता है, कार्टिलेज को डाइजेस्ट कर दिया जाता है और इसकी जगह पे बोन फॉर्मिंग जो सेल होंगे वो अपना नंबर उसमें इंक्रीज करेंगे, डिवाइड करेंगे और कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बोन। तो ये हमारे पास 4 इसके डिफरेंट फंक्शन है लाइसोसोम के। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसी ने करनी है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसने करनी, सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है ऑटोफेगोसोम की मदद से हो या सिंपली जो है फेगोसोम की मदद से हो। तो ये सेकेंडरी जो लाइसोसोम बनते हैं उन्होंने इंट्रासेलुलर डाइजेशन करनी है, कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर डालना है और सिंपल सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में भेज देना है जहाँ पे उसको रीयूज कर लिया जाएगा। ऑटोफेगी में सेल अपने ही ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और ओल्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं, अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर देता है। ऑटोलाइसिस में पूरे सेल को, सेलेक्टिव सेल को डाइजेस्ट जो है ना वो किया जाता है, किल किया जाता है। मेटामॉर्फोसिस में ऑटोलाइसिस यूज होती है जब भी ह्यूमन बीइंग की जो ये फिंगर से डेवलपमेंट होती है, तो उस दौरान में भी अंदर वाली जो स्किन है उसमें भी डेवलपमेंट के दौरान ये मतलब लाइसोसोम की मदद से इनको क्लियर किया जाता है। ब्रेन के सेल उसमें भी डेथ होती है डेवलपमेंट के दौरान, वो भी ऑटोलाइसिस के थ्रू होगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है इसमें भी सेल के बाहर जाके जो मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाना है वो भी लाइसोसोम की मदद से होगा और स्पेशली कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाएगा बोन के साथ। इस रिप्लेसमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम। इट्स ऑल अबाउट लाइसोसोम। स्टोरेज डिजीजेस उन स्पेशल डिजीजेस को कहा जाता है जो लाइसोसोम में मौजूद जो एंजाइम्स हैं उनमें से किसी एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से, किसी एंजाइम के कम होने की वजह से ये डिजीजेस होती हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस भी कहते हैं इन्हें और सिंपली स्टोरेज डिजीजेस भी कहेंगे। स्टोरेज डिजीजेस का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें किसी स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल की स्टोरेज हो सकती है, लाइक ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो जाती है, टेसएच के अंदर इसमें लिपिड की स्टोरेज हो जाती है। तो किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाला अगर कोई एंजाइम मिस हो लाइसोसोम में तो इसी वजह से ये डिजीजेस होती हैं। ये भी कॉन्जेनिटल हैं यानी बाय बर्थ होती हैं, पैदाइशी होती हैं ये भी डिजीजेस। अब ये वजूहात इनकी क्या हैं, ड्यू टू म्यूटेशन इन डीएनए के पार्ट के अंदर, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और वो जीन जिसने स्पेशल प्रोटीन या एंजाइम को बनाना था उसमें म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम या एक से ज़्यादा एंजाइम भी लाइसोसोम में मिसिंग हो सकते हैं। अब इसी एग्जांपल हम लेंगे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, इसको पॉम्स डिजीज भी कहा जाता है। इसमें ग्लाइकोजिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अल्फा एसिड ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है जिसने डाइजेशन करनी होती है किसकी, ग्लाइकोजिन की। अब जब ये एंजाइम मिसिंग है अल्फा एसिड ग्लूकोसाइडेज तो ग्लाइकोजिन को डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा और ग्लाइकोजिन इन रिजल्ट अकोमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा कहाँ पे, लीवर के सेल के अंदर, और लीवर के सेल भरे हुए होंगे ग्लाइकोजिन के साथ। अब लिवर के सेल में अगर ये अब नॉर्मेलिटी आ जाए कि ग्लाइकोजिन उसमें स्टोर होता जा रहा है तो जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा उसके साथ इंटरफेरेंस होती है, उसमें प्रॉपरली वर्किंग लिवर के सेल नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट सैचुरेशन आती है। ये इट इज़ रेलिवेंट विद लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जिन्हें अल्फा हेक्सोसामाइन डेज कहा जाता है। इन एंजाइम्स की मिसिंग की वजह से हेक्सोसामाइन डेज जो एंजाइम है
इसकी मिसिंग की वजह से टे-सैच डिजीज होगी, जिसमें लिपिड को डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि लिपिड स्टोर होता जाएगा, अकोमुलेट होता जाएगा और ब्रेन के सेल भर जाएंगे इस लिपिड के साथ। अब इसके नतीजे में क्या होता है, ब्रेन के सेल भरे हुए हैं लिपिड के साथ, सो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिपिड मेंटल रिटार्डेशन को काज करती है, मेंटल की प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, दिमागी सलाहियतें जो है इनके अंदर नहीं होती, जिनमें टे-सैच डिजीज होगी, इनकी भी जनरली अर्ली एज में डेथ हो जाती है। ये सर्वाइवल इनकी नहीं, और जब तक जो है ना वो सर्वाइवल होती है उनमें मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल सेल और मेंटल कैपेबिलिटीज जो हैं प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहे होते।